अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने 10th केमिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ना है वो है लॉ ऑफ मास सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है बच्चों वो है लॉ ऑफ मास सेक्शन। लॉ ऑफ मास सेक्शन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एटीन 1869 में बेटा दो साइंटिस्ट थे। एटीन 1869 में दो साइंटिस्ट गर्डबर्ग और पी वेज, ये दो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने लॉ ऑफ मास सेक्शन को एक्सप्लेन किया था। इन्होंने कहा था किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, ठीक है, वो इसके रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस पे डिपेंड करता है। यानी अगर कोई भी रिएक्शन है तो उसका रेट क्या होगा, उसके रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना ज़्यादा एक्टिव मास होगा उतना ज़्यादा रेट होगा। तो ये एक्टिव मास बेसिकली क्या है, एक्टिव मास कहा जाता है कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वो एक्टिव मास है, उसके अलावा बाकी तमाम रिएक्टेंट क्या होगा, एक्टिव मास नहीं होगा। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्हीं रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, आगे इसे जनरल एग्जाम्पल के ज़रिए हम एक जनरल इक्वेशन लेते हैं। उसके ज़रिए इसे एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है a प्लस बी सी प्लस डी। फॉर एग्जाम्पल के a और b हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट हैं, और ये दो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। लेकिन ये फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में, जब हम रिवर्स रिएक्शन देखेंगे तो c और d हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट हो जाएंगे, और a और b हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट। तो इसके ऊपर यहाँ पर इनके कोफिशिएंट लिख देते हैं, kf और kr। kf कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और कोफिशिएंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सबसे पहले हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालेंगे, फिर हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन निकालेंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल RF। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस। अब इस फॉरवर्ड रिएक्शन में ये रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो इनके प्रोडक्ट के क्या इक्वल होगा आपका फॉरवर्ड रिएक्शन, तो A और B। यहाँ पर मैंने प्लस का साइन नहीं लगाया क्योंकि अभी मैंने आपको कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ना कि सम के। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म होगा तो कोफिशिएंट लगेगा और साथ में A और B वैसे ही आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन निकालना। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर रिवर्स रिएक्शन देखें तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर C इंटू डी। जब रिवर्स रिएक्शन के लिए प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे, इक्वल लगाएंगे, तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या लगेगा, KR C इंटू डी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अगर अब हम कहें कि रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ तो फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ था, कुछ देर बाद रिवर्स रिएक्शन तेज़ हो गया और फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो गया, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे। तो वो कौन सी कंडीशन होगी, इक्विलिब्रियम की। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन।
वैल्यूज़ पुट करें, आर एफ किसके इक्वल है, आर एफ इक्वल है के एफ ए इंटू बी। और आर एफ किसके इक्वल है, वो है के आर सी इंटू डी। अब हमें पता है कि हमने कैसी एक्सप्रेशन यहाँ निकालना होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं इसे, ये किसके इक्वल होता है, के एफ ओवर के आर। तो इस के एफ ओवर के आर बनाएंगे तो हमारे पास के सी आएगा। तो के एफ ये रहा, के आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये ए बी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आपके पास हो जाएगा के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू सी इंटू डी, ए और बी। ये किसके इक्वल अभी हमने कहा है, के सी के इक्वल है। ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है। अब हमने इसके बाद ये हमने सिर्फ एक जनरल इक्वेशन ली थी विदाउट कोफिशिएंट्स। अब हमने वो इक्वेशन लेनी है जिसमें कोफिशिएंट प्रेजेंट होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने अभी जो लॉ ऑफ मास एक्शन की इक्वेशन की है वो जनरल इक्वेशन थी विदाउट कोफिशिएंट्स। अब हमने जो इक्वेशन करनी है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन की इक्वेशन विद कोफिशिएंट्स। तो विद कोफिशिएंट्स देख लें। लेट्स सपोज मेरे पास इक्वेशन है तो कोफिशिएंट्स इसमें मैं स्मॉल लेटर्स लगा लेता हूँ, ए बी सी और डी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लगेगा। इसमें भी हमने सबसे पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालना है, फिर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन निकालना है। तो कैसे निकलेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स लिखने हैं, उनका प्रोडक्ट लिखना है, तो कोफिशिएंट हमेशा पावर में आएगा। तो ए किस में आ जाएगा, यहाँ पावर में आ जाएगा, और बी के ऊपर ये देखिए ये भी पावर में आ गया। लेकिन याद रखिएगा दरमियान में मैंने प्लस हरगिज़ नहीं लगाया है, प्लस नहीं लगेगा यहाँ पे। आगे हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो हमें कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोफिशिएंट के एफ लग गया और हमारे पास बाकी इक्वेशन बिल्कुल वैसी ही चलेगी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम अगर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन निकालते हैं तो वो किसके होगा। अब रिवर्स रिएक्शन में ये रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट है, तो ये सी की पावर स्मॉल सी आ जाएगा और डी की पावर स्मॉल डी। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करें। कोफिशिएंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन सी और यहाँ पर डी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब सेम जैसे हमने पहले किया था कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू क्या है, ये रही के एफ ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में क्या आएगा, के आर सी की पावर सी एंड डी की पावर स्मॉल डी। अब क्या होगा, हमने के सी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है, तो वो किसके इक्वल होता है, के एफ ओवर के आर, ठीक है। यहाँ लिख दें, सिंस लिख दें, तो क्या होगा, ये के आर यहाँ के डिवाइड होगा और ये ए बी वहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या बनेगा आपके पास, के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा सी डी ओवर ए बी। अब ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास बच्चों इक्वल है के सी के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी डी
ए बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, अब इसको, ये तो जनरल इक्वेशंस थी, आप इसे केमिकल रिएक्शंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इक्वेशंस लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। N2 प्लस O2 N2O4। इसके अलावा दूसरी एग्जाम्पल N2 प्लस 3H2 यह हमारे पास बनेगा 2NH3। तो इसका कैसी एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, पहले का देखें। N2 प्लस 2O2 इसको करने के दो तरीके भी हैं, या तो आप ये पूरा तरीका कर लें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो शॉर्टकट में हम इसे कैसे कर सकते हैं, ज़रा वो ट्रिक सीख लें कि प्रोडक्ट हमेशा ऊपर आएगा और रिएक्टेंट हमेशा नीचे आएंगे। तो केसी कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट को ऊपर लिख दें और रिएक्टेंट्स के आ जाएंगे नीचे। तो यहाँ N2 है और O2। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ इसके साथ कोफिशिएंट है, इसके साथ कोफिशिएंट नहीं था। तो जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा कहाँ जाता है, पावर में जाता है। तो ये पावर में आ जाएगा 2। ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन किसके लिए मैंने लिखा है, पहली इक्वेशन के लिए जो मैंने आपके सामने लिखी है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट फॉर्म में आपको आ सकता है, MCQ में आ सकता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, N2 प्लस 3H2, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2NH3। केस किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट आएगा ऊपर NH3, क्योंकि इसके साथ 2 कोफिशिएंट है तो वो पावर में आ गया, और नीचे N2 और 3H, अब H2 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 3। ये बात आपने याद रखनी है कि दरमियान में प्लस नहीं आएगा, इक्वेशन में प्लस है, तो इस वजह से बच्चे यहाँ पर भी प्लस लगाते हैं तो प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, ये प्रोडक्ट है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह की और भी बहुत सी इक्वेशंस आप खुद भी देख सकते हैं, आपकी बुक में बहुत सारी इक्वेशंस मौजूद हैं, तो आप उसे सॉल्व करके अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की समझ नहीं आई हो, किसी भी पॉइंट में मसला हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।